नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। फिर से मैं आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं और हम भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो बहुत ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दो जो भारतीय इतिहास की बहुत प्रसिद्ध घटनाएं हैं, एक रॉलेट एक्ट के बारे में और एक जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में मार्च 1919 में पास हुआ था। और हम इसकी अगर भूमिका देखें तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। उनको लग रहा था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और उसको दबाने के लिए 1917 में ही न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की। और इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित होता है। इसको रॉलेट एक्ट नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये मार्च 1919 कहीं कहीं पर 8 या 10 मार्च लिखा होता है और कहीं कहीं पर 19 मार्च या 18 मार्च या 21 मार्च ऐसे दिया जाता है। तो हम केवल मार्च 1919 याद रखेंगे। मार्च 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये एक्ट पारित हुआ था और इसमें अधिकारी जो थे वो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे और इसीलिए इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इस समय जब ये एक्ट पारित हुआ तो इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल में थे, मतलब वायसराय थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। और भारतीय नेताओं ने दोस्तों इसे काला कानून या काला अधिनियम कहा था, क्योंकि इस कानून में ये था कि इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। मतलब उसको कोई अपने उच्च अपील करने के लिए उसको मौका नहीं दिया जाता था। उसको मुकदमे के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था और उसको जिसने मुकदमा उसके ऊपर किया है उसका नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। काला कानून भी, काला अधिनियम भी कहा गया और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, और इस रॉलेट एक्ट में कुछ और प्रावधान थे, जैसे राजद्रोह के मुकदमे के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की गई और इस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को भी छीना गया। और इसमें जिसको गिरफ्तार किया जाता था वो उसको लगभग 2 साल तक रखा जाता था जेल में, और मतलब बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने जो सबसे साहसिक कदम उठाया था राजनीति में, वो इसी एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़कर 1919 में उठाया था। इसके बाद देखिए, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। वो कौन कौन से मंच थे? होम रूल लीग, और होम रूल लीग मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और खिलाफत आंदोलन भी बताया है, इसको आगे भी बताएंगे, और सत्याग्रह सभा इसको इन मंचों द्वारा गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, और ये इस एक्ट का पूरे देश भर में विरोध होने लगा था। सारे नेता, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए थे और एक साथ विरोध करने लगे थे। ठीक है, और बहुत से लोगों ने गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारियों के बाद उनके गिरफ्तारी के भी विरोध हुए, और उसी विरोध का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि ऐसे बनती है दोस्तों कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पंजाब में, अमृतसर में। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट, दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो याद जरूर रखिएगा, स्वर्ण मंदिर के निकट एक जलियांवाला बाग नामक स्थान था। वहाँ वो ऐसा स्थान था दोस्तों कि मकानों के पीछे एक खाली मैदान था, और चारों तरफ से बंद था। केवल एक संकीर्ण रास्ता था, बहुत सकरा रास्ता था वहाँ से निकलने का। तो पूरी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और महिला पुरुष सभी लोग थे, बूढ़े जवान सब लोग थे। तो इसमें इस समय क्या था कि इस समय यहाँ अमृतसर में एक मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो उस कानून के तहत ये अंग्रेज सेना का अधिकारी जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये पूरा नाम था जनरल डायर का, जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और उस गोली कांड में दोस्तों हजारों से ज़्यादा की संख्या में लोग मारे गए, भयंकर नरसंहार हुआ। और कुछ लोग, ये देखिए ये कुआं बना हुआ है ना, इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें निकलने की जगह तो थी नहीं कहीं, तो एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में कूद कर लोगों ने सोचा कि हम अपनी जान बचा लेंगे, और बहुत लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग कुएं में कूद कर ही मर गए थे। जब कुएं में कूदे तो निकल नहीं पाए और इसमें दब गए। तो जो सरकारी आंकड़ा है दोस्तों, वो बताया जाता है कि 120 लाशें तो कुएं से ही बरामद हुई थी, और सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो कम लोग मरे थे। ब्रिटिश सरकार ने बताया कि 379 लोग ही मरे इसमें, लेकिन दोस्तों संख्या बहुत ज़्यादा थी। उस समय तत्कालीन एक डॉक्टर थे इस हत्याकांड के वाली जगह पे, उन्होंने बताया कि 1800 से ज़्यादा लोग मरे थे।
दोस्तों सोचिए कितने लोग मरे होंगे। महिलाएं थी, बच्चे थे छोटे, 6 माह के बच्चे। बहुत भयंकर नरसंहार था। ठीक है, भारतीय इतिहास की ये काली घटना मानी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी जो हमारे सिख भाइयों का त्यौहार होता है, उस दिन इकट्ठा हुए थे। तो उस दिन जो है ये जनरल रेजिनाल्ड हैरी डायर ने क्रूर नरसंहार किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, इसमें कुछ बातें मैं और बताना चाहूँगा। इसमें इसी घटना की जगह पर ऊधम सिंह मौजूद थे, उनको भी गोली लगी थी। 2000 लोग लगभग घायल हो गए थे। ऊधम सिंह को गोली लगी थी तो वो भी घायल हो गए थे। तो उन्होंने वहीं प्रण लिया था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और भगत सिंह जो उस समय मात्र 12 वर्ष के बालक थे, वो इस घटना को सुनकर अपने स्कूल से पैदल ही 12 मील की यात्रा करके इस बाग तक पहुंच गए थे। 12 मील सोचिए दोस्तों कितना होता है। 12 या 36, लगभग 36-40 किलोमीटर पैदल चलकर इस बाग तक पहुंचे देखने के लिए कि क्या हुआ है। भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की उम्र थी उनकी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जो ऊधम सिंह थे उन्होंने, देखिए कहा जाता है कि ये जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये प्राकृतिक इसकी मौत हो गई थी, प्राकृतिक रूप से ये मरा। और एक जो इस समय ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ओ डायर, माइकल ओ डायर, उन्होंने इस घटना को जब इस सुना तो उन्होंने इसको सही ठहराया कि ये सही है। तो ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन जाके उस लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ये तो जिसने गोलियां चलाई थी ये तो प्राकृतिक मौत मरा था अपनी। लेकिन जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था अंग्रेजी सेना का, उसको ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में मारा था। ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। देखिए, इस भयंकर हत्याकांड के बाद एक हंटर कमीशन बनाया जाता है और हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन ये है। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है और वर्ष 1920 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह हंटर कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है? इसमें निष्कर्ष के दौरान ये दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं माना जाता और डायर का कार्य कहा जाता है कि केवल ये निर्णय लेने की भूल थी। मतलब अंग्रेजी सरकार इस पर भी पर्दा डालना चाह रही थी, उसको केवल निर्णय लेने की भूल बताकर इसको जनरल डायर को बचाना चाह रही थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें जबकि जनरल डायर ने खुद ये स्वीकार किया था कि उसने गोलियां चलाई और वो तोपें भी लाया था, वो चलाने के लिए तोपें भी लाया था उस मैदान में। लेकिन हुआ ये कि वो जो संकीर्ण रास्ता था, सकरा रास्ता था, उसकी वजह से तोपें घुस नहीं पाई वहाँ, नहीं तो और भयंकर हत्याकांड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हंटर कमीशन ये जो बनाया गया, इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। सी एच सीतलवाड़ इनका नाम था एक, और एक पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। सी.एच. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनरल डायर को क्या किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पदच्युत कर दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया। मतलब जनरल से उसको नीचे वाली पोस्ट दे दी गई,
कुछ खास उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। जनरल डायर को जबकि उपाधियाँ दी गई ब्रिटेन में, वो इस काम के लिए उपाधियाँ देने लगे लोग। ब्रिटिश अखबार ने, देखिए, ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। मान की तलवार कहा गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान की तलवार कहा गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार इतनी घिनौनी थी कि जो है इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड करने के बाद जो है इसको इस तरह से बचाया और उपाधियां तक दे डाली। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि यही इसी वर्ष जो है खिलाफत आंदोलन भी होता है 1919 में। तो सितंबर 1920 में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन के समय, कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? यही जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अभी मैं और बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में बता दूंगा। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। सितंबर 1919 में क्या हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, और आगे देखेंगे। हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने क्या किया? हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग कर दिया। ठीक है, इसी खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क पदवी का त्याग कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के लिए मना किया, विरोधी थे ये। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि इसको देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए। ये टर्की से जुड़ा मुद्दा था ना दोस्तों, अभी हम बताएंगे इसको। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने जब पाकिस्तान बन गया है तब प्रधानमंत्री का पद धारण किया था, पहले प्रधानमंत्री। और गांधी जी को इन्होंने क्या किया था? राजनीति में धर्म ना लाने की सलाह दी थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस किया था? तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और किसने इस्तीफा दिया था? श्री शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया था, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, श्री शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। आगे ये देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की 1940 में लंदन में हत्या पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने कर दी थी। ये मार्च 1940 में लंदन जाते हैं और वहाँ पे उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब पंजाब के
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे अंग्रेज सेना के अधिकारी जो थे माइकल ओडायर, ये वो डायर नहीं जिसने गोलियां चलाई थी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसने सही ठहराया था गोलियां चलाने की घटना को। ठीक है, तो ये जब जनरल डायर गोलियां चलाता है तो इनको जाके बताता है कि हमने गोलियां चलाई हैं क्योंकि हमारे ऊपर हमला कर दिया भारतीय लोगों ने। तो ये कहता है ठीक किया तुमने। तो इसी का बदला लेने के लिए नेता उधम सिंह ने 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, माइकल ओडायर की। ठीक है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, पहले बताया था अभी। 1919 में ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत महत्वपूर्ण घटना। और इसके पहले बताया रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब जो है हम आगे अपने अगले वीडियो में खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे और असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।